Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivangi Singh and welcome to another video. This video is going to be a bit lengthy, so थोड़ा पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाना, ठीक है? ओके, सो लेट्स गो. सो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे जनरली लोग पोस्ट करते हैं और मैंने भी ऑलरेडी इसके बारे में एक वीडियो डाल दी है कि 2026 के लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है. बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये भी एड्रेस करना ज़रूरी है कि कौन से मिस्टेक्स ना किए जाएं. मोर दैन डूज आपको डोंट्स का भी पता होना चाहिए, सो दैट जो हम गलती करें, जो और भी लोग गलती करते हैं, वो अगर आप बिगनर हो तो वो गलती आप रिपीट ना करो, ठीक है? सो यस, विद दैट लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो मैंने 2024 में अपनी फुल फ्लेज्ड सीजीएल की प्रिपरेशन की, आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी प्राइवेट जॉब्स लगी. आईएससी बैंगलोर में एज अ 5G इंटर्न भी मेरी जॉब लगी और भी प्राइवेट कंपनीज़ में लगी. बट और मैंने ज्वाइन भी किया 1-1.5 महीने के लिए. बट कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ इतनी सूट नहीं कर रही थी, या मेरा उतना वहाँ पे मन नहीं लग रहा था, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट दैट एज अ बैकअप. मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में. सो मैंने उसको एज अ बैकअप सोच लिया कि ठीक है, अगर कुछ नहीं हुआ तो ये चीज़ कर लेंगे. फिर मेरे दिमाग में, क्योंकि हमेशा से था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करने का मन था बचपन से ही, तो ठीक है, उसको एज अ बैकअप प्लान रख के कि कुछ नहीं हुआ तो फिर ये चीज़ करके मैंने स्टार्ट की फुल फ्लेज्ड अपनी तैयारी. फिर मैंने क्या किया, आदित्य रंजन सर का बीओटी खरीदा, पूरे उसके नोट्स बनाए, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया. इंग्लिश में मैंने यूट्यूब से ही बेसिक्स यूट्यूब ही पढ़ा, क्योंकि मुझे लगा कि इंग्लिश के लिए बैच लेना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. क्योंकि जब मैंने PYQs देखा और सेक्शनल मॉक स्टार्टिंग में लगाया तो मेरे ऑलरेडी 35 प्लस इंग्लिश में मार्क्स आते. तो इंग्लिश के लिए जब ऑलरेडी मेरे 35 मार्क्स आते थे, सो मुझे लगा 15 मार्क्स के लिए मुझे बैच लेने की इतनी ज़रूरत नहीं थी. और मैं ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम से ही स्टार्टिंग से पढ़ी हुई थी, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई इंग्लिश को लेके, तो मैंने कोई बैच नहीं लिया. और रानी मैम हो गया, तरुण ग्रोवर सर की बेसिक्स इंग्लिश की 43 लेक्चर्स को कंप्लीट किया, और रानी मैम का जो मैराथन था वो सबसे मैंने इंग्लिश बेसिकली कवर की, अपनी सेक्शनल मार्क्स वगैरह दिए, ठीक है, ऐसे ऐसे. उसके बाद जीएस के लिए मैंने एकदम लास्ट में फैटमैन जब आ गई तब मैंने लिया. सो और रीजनिंग के लिए मैं सेक्शनल मॉक ही देती थी. बस यही मेरी जो भी है स्ट्रैटेजी थी चारों सब्जेक्ट्स को लेके. अब आते हैं कि हमें जो है और क्या करना चाहिए था मुझे, या और क्या नहीं करना चाहिए था. सो सबसे पहले आते हैं उस टॉपिक पे कि मुझे और क्या करना चाहिए था. मोर प्रैक्टिस नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ मोर मॉक्स. मुझे ऐसा लगता था कि स्टार्टिंग में, वो तो लास्ट में 2 महीने मैंने बहुत ज़्यादा फुल मॉक दिया, सेक्शनल मॉक दिया, सब कुछ दिया. बट मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग से ही हमें 2-3 महीने के सिलेबस कंप्लीट के बाद हमें स्टार्ट कर देना चाहिए मॉक्स वगैरह बहुत सारे देना. मुझे क्या लगता था, मैं क्या सोचती थी कि अगर मैं मॉक दूंगी और उसमें मेरे क्वेश्चंस गलत जाएंगे तो मैं फिर डिसअपॉइंट हो जाऊंगी, डीमोटिवेट हो जाऊंगी. फिर मुझे लगा मैंने कितना पढ़ा था तब भी मेरे क्वेश्चंस गलत चले गए. तो मैं मॉक देने से, फुल मॉक देने से बहुत ज़्यादा भागती थी. लोग, मैं देखती थी यूट्यूब पे लोग हर वीकेंड पे लाइव मॉक अटेम्प्ट करते थे, है ना. मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती थी, कहीं ना कहीं अभी भी बहुत डरती हूँ उस चीज़ से, क्योंकि मुझे लगता था कि वो चीज़ अगर मैं उसमें कम मार्क्स मेरे आ जाएंगे तो मेरी एफिशिएंसी घट जाएगी, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगेगा. तो वो मैं चीज़ बहुत अवॉइड करती थी. ऐसा आपको नहीं करना है. अगर आपने 60% अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया है आपका, सो प्लीज़ आप मॉक देना स्टार्ट कर देना. भले ही आपका 100 आए, 110 आए, या 95 प्लस भी आए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जिस दिन से आप तैयार करना, 2-3 महीने की तैयारी के बाद ही आप मॉक्स देना स्टार्ट कर देना, ठीक है. आप इस चीज़ को मत नोटिस करना कि आप यूट्यूब पे जिनको देख रहे हो उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. क्योंकि वो लोग, आपको नहीं पता कि कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, कितने टाइम से नहीं, ठीक है. तो ना आपको उस चीज़ से को प्लस पॉइंट में ही देखना है कि हमें इस चीज़ से मोटिवेट होना है, हमें वो चीज़, उतने मार्क्स लाने हैं. आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं क्या नहीं करना है. तो 2025 में जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं सबको पता होगा कि एडिक्विटी आ गई थी लास्ट मिनट में. एसएससी फेज़ में आपने देखा ही कितने ज़्यादा सेंटर्स में बार बार शेड्यूल हो रहा था, कैंसिल हो रहा था पेपर, इतनी हौच पौच थी. और मतलब इतना मेस हो रखा था कि अचानक से टीसीएस से एडिक्विटी में टेंडर चेंज हो गया. फिर इतने ज़्यादा धरने दिए जा रहे हैं बच्चे, और सब कुछ जनरली दिल्ली में ही हो रहा था. सो यूट्यूब पे वो सारी चीज़ें देख के इतना बड़ा वो डिस्ट्रैक्शन था कि 1 महीने में तो ऐसा लगा ही नहीं कि पता नहीं कब डेट आएंगी, पता नहीं कब आएंगी, ठीक है. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ ये चीज़ इस बार भी होगी, 2026 में भी होगी, या अपकमिंग उसमें भी होगी. उससे आप मतलब
ये चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हमें नहीं पता कि कब क्या होगा। बट ये एक एग्जाम्पल है। अगर आगे के सिचुएशन में, आगे के एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी कोई भी आपका ईयर हो, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, प्लीज़ डोंट गेट अफेक्टेड। उस चीज़ से बिल्कुल भी अपने आप को अफेक्ट मत करिएगा, बिल्कुल भी उस चीज़ से डीमोटिवेट मत होइएगा। वो चीज़ आपकी तैयारी में हिंडरेंस ही लाएगी, ठीक है ना? वो चीज़ आपकी तैयारी में प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी, कुछ भी आपको मेंटली एग्जॉस्ट करेगी, जिस वजह से जो एफिशिएंसी आपको अपनी पढ़ाई में लगानी थी, वो चीज़ आप पढ़ाई में ना इन्वेस्ट करके उस डाइवर्ट हो जाओगे। ये गलती मैंने की। कुछ दिनों के लिए, जब तक मुझे ये लगा कि लोग तो पढ़ रहे हैं, जब तक मैंने और लोगों को देखा कि लोग इस चीज़ को अवॉइड करके पढ़ रहे हैं, तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, तब तक मैंने भी ये चीज़ गलती की कि मैं, जैसे कोई अभिनय सर ने वीडियो डाली, मैं फटाक से पूरी 58 मिनट की उनकी वीडियो देख रही हूँ। फिर साइड बाय साइड मैं टीचर्स से पढ़ भी रही थी, जो नए अपडेटेड टॉपिक्स थे उनको रिवाइज भी कर रही थी, उनके नोट्स बना के फटाफट पढ़ भी रही थी। बट मैं ये भी कर रही थी कि उतना ही टाइम मैं इन फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट कर रही थी कि लोग क्या कह रहे हैं, कहाँ पे धरना दिया जा रहा है, क्या कर रहा है, जिस वजह से मेरी एफिशिएंसी बहुत डिट्रॉइट हुई और मैं मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो गई, जिसकी वजह से पढ़ाई में उतना मन नहीं लग रहा था। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है ना? आपकी या तो पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हो या बाहर कुछ भी हो, उसको आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा अगर आप सीरियसली किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज़ अगर आप इस लूप में बार-बार आओगे तो आपको ही वो चीज़ अफ़ेक्ट करेगी, ठीक है? अब ये हो गया। अब और क्या गलती हुई? पहली बात तो मेरी हो गई, मैंने बोला कि प्रैक्टिस की वजह से, ज़्यादा मॉक्स ना लगाने की वजह से। ऑल्दो लास्ट में मैंने एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के 60-70 सेक्शनल मॉक दिए थे और फुल मॉक भी मैंने ऑलमोस्ट 50 प्लस दिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और भी दे देने चाहिए थे। जो लास्ट की आपकी प्रिपरेशन होती है ना, 1.5 मंथ्स की, उसमें आपको पूरे टाइम प्रैक्टिस और मॉक एनालिसिस पे ही फोकस करना चाहिए। उस मतलब एटलीस्ट लास्ट के 1 महीने ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बहुत सारा सिलेबस ही बचा है अभी कवर करने को। अभी तो सिलेबस ही नहीं कवर किया, तो पहले सिलेबस कवर कर रहे हो, फिर मॉक दे रहे हो दिन में। लास्ट के 1 महीने में, 1.5 महीने में एटलीस्ट आपको हर दिन एक फुल मॉक और चारों सब्जेक्ट्स के एक-एक सेक्शन मॉक देने ही चाहिए। सो अगर आप वेट कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप अपना सिलेबस जो है वो मार्च तक कंप्लीट कर लो, ठीक है? बीच में होली वगैरह आएगी, आपका थोड़ा-सा फ़ोकस शिफ्ट हो सकता है, बट कोशिश करना कि उस चीज़ को उतना ज़्यादा टाइम मत देना, ठीक है? होली के 1 दिन पहले, होली के 1 दिन बाद और होली के दिन 3 दिन अपना वो करना, बट उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करना आगे-पीछे। एंड येस, थोड़ा ईज़ी रखना है। मैं मैंने क्या किया, एक और गलती की, मैं बार-बार टाइम टेबल बनाती थी, ऐज़ इन टाइम वाइज़, कि 7 से 9, सुबह के 7 से 9 ही ये पढ़ना है, शाम के 6 से 8 ही ये पढ़ना है, ऐसा। अपने आप को प्लीज़ बाउंड मत करो किसी चीज़ से, ठीक है? टाइम बाउंड मत करो। अपना टारगेट रखो, वीकली टारगेट रखो, डेली टारगेट रखो, लेकिन टाइम से बाउंड ना करो। मान लो आपको रात में ज़्यादा जगना पड़ गया, ठीक है? दिन में आप लेट उठे, तो आप अगर टाइम के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओगे ना, तो वो चीज़ आपको लगेगा कि अरे यार, मैंने ये मिस कर दिया। तो वो चीज़ आपको ना मेंटली, मतलब आपको डिमोटिवेट करेगी और फिर उसकी वजह से आपका आगे भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो वो चीज़ मत करना, ठीक है? सेकंड, मॉक ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया। थर्ड, क्यों नहीं हुआ? तो ये एडिक्टिव वगैरह की वजह से डिस्ट्रैक्ट हुई मैं, जिसकी वजह से एक और रीज़न था कि मैंने अपना नुकसान किया। फोर्थ ये है कि फोर्थ तो प्योरली लक बेस्ड है। मेरा पेपर 12 सितंबर, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 2025 का सीजन था वो 12 सितंबर से लेके 26 सितंबर या 27 सितंबर, आई एम नॉट श्योर अबाउट, हुआ था। सो मेरा 12 सितंबर को ही पहली शिफ्ट में पेपर हो गया। सो अब वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं गई तो पहली बात तो, एक तो वेंडर वगैरह चेंज हुए थे, तो मुझे वैसे ही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होगा, क्या आएगा। फेज़ का ऑलरेडी पेपर इतना बेकार था, इतनी डिस्ट्रेस सिचुएशन में गया था, तो मुझे लगा कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी, मतलब कि क्या आएगा, क्या नहीं, पता नहीं। नए टॉपिक्स जो मैंने ऑलरेडी, क्योंकि लास्ट के 15 डेज़ में मैं कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, एड्रेस मैचिंग से लेके जितने भी नए टॉपिक, हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब जो भी न्यूली एडेड टॉपिक्स थे वो सब मैं करने लग गई थी। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पुराने टॉपिक्स आ जाएँ और मैं बाकी चीज़ें मैं सब कर लूँ, ये वो। बहुत सारे थॉट्स दिमाग में लेके मैं एग्ज़ाम सेंटर में गई, ठीक है? वहाँ जाने के बाद जब मैंने सबसे पहले जीएस खोला, तो ऑब्वियसली जीएस का पेपर वाज सो अनप्रेडिक्टेबल, और मेरी शिफ्ट जो थी वो टॉप 10 शिफ्ट्स में से थी। सो डिफ़िकल्टी लेवल भी ठीक-ठीक था, तो मतलब ठीक ही ठाक अच्छा था। सो जीएस में ऑलरेडी मेरी वीक है, और वो एक वन ऑफ द रीज़न्स है क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उस अटेम्प्ट में। सो मैंने जीएस के फटाफट जो भी अटेम्प्ट कर पाई, मैं 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मैं करके आगे चली गई इंग्लिश में। और इंग्लिश में जो पैसेज था मेरे शिफ्ट का, वो वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो उसमें मुझे एक ही वर्ड ही समझ में आ रहा था, और उसी के बेसिस पे मैंने कोशिश की बार-बार पैसेज को पढ़ने की, और मैंने 8 से 10 मिनट में किसी तरीके से करा, क्योंकि मुझे ये था कि मैं एक स्पेसिफिक टाइम ही दूँगी
तो मैंने जीएस अटेम्प्ट किया, इंग्लिश अटेम्प्ट किया, उसके बाद फिर मैं चली गई रीजनिंग पे। रीजनिंग जब मैंने खोला तो मुझे मतलब देखा मैंने कि एड्रेस मैचिंग वगैरह के क्वेश्चंस आए हुए थे, मिरर इमेज वगैरह कुछ भी नहीं था, कुछ कुछ टॉपिक्स एकदम ही नहीं थे। तो एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह के भी क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है, मैथमेटिकल जो रीजनिंग वगैरह। तो मैंने देखा न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं, बट थैंकफुली मैंने वो पढ़ा था, तो मैंने वो सॉल्व कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं मैथ्स पे गई तो बहुत ज़्यादा जो है अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, जैसे 6-7 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के, और उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा इजी। तो तुरंत ही मुझे क्लिक हुआ, तो मुझे लगा कि अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करती तो शायद ऐसा होता कि मैं थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती, क्योंकि पहले जीएस ऑलरेडी मेरी वीक थी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मैंने इंग्लिश किया, जो कि मुझे मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ, बट इंग्लिश का पैसेज इतना डिफिकल्ट आ गया था कि मुझे नहीं समझ में आया था। और एक तो हमें नहीं पता था, हम क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करते हुए आए थे, तो लास्ट लास्ट में पैसेज की प्रैक्टिस करना, और पहली ही शिफ्ट थी तो इतना आइडिया भी नहीं लगा था। लोग मतलब जनरली एनालिसिस से पता करके फिर और अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाते हैं, फर्स्ट डे होने की वजह से ऐसा भी कुछ सीन नहीं था मेरे साथ। तो फिर उसके बाद मुझे तुरंत ही रिग्रेट हुआ इस बात का कि अगर मैंने मैथ्स और रीजनिंग को एक बार पहले क्वेश्चंस को देख लिया होता तो शायद मैं इतना फंबल ना करती, इतना मतलब परेशान ना होती, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने तो बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, जो है इस बार तो मेरा होके ही रहेगा, क्योंकि टीसीएस के मॉक्स में मेरे 145 प्लस मार्क्स आने लगे थे आराम से, 145 146, ठीक है। स्टार्टिंग मतलब लास्ट के 1-1.5 महीने में आराम से 150 प्लस 145 प्लस ही मार्क्स आते थे। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, जीएस कैसी भी रहेगी मैं बाकी के 3 सब्जेक्ट्स में हैंडल कर लूँगी। लेकिन यहाँ पे जब रीजनिंग तक पहुँचने के बाद जब मैं मैथ्स में पहुँची तो क्वेश्चन तो बहुत ईज़ी थे, बट क्योंकि वो जो बैगेज था मेरे दिमाग में जीएस और इंग्लिश का कि वो इतना डिफिकल्ट है, और मुझे लग रहा था कि मैंने जीएस में बहुत, इंग्लिश में स्पेशली मुझे लग रहा था कि इंग्लिश में मुझे 45 प्लस लाना है, लेकिन वो पेपर इतना डिफिकल्ट था, मतलब जो स्पेलिंग था उसमें, जो पैसेज था वो काफ़ी मुझे डिफिकल्ट लगा था, और डिफिकल्ट इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि मेरी उसमें प्रैक्टिस नहीं थी। तो मैंने जो है बहुत फंबल किया उसके बाद फिर, ठीक है, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हुई कि मैथ्स में मेरे 40 के अंडर ही मार्क्स रह गए, जबकि पेपर इजी था। जिन्होंने भी दिया होगा उन्हें पता होगा कि 12 सितंबर वाला पेपर मतलब मैथ्स का तो इजी ही कहेंगे उसको, एसएससी सीजीएल के हिसाब से। अब आते हैं सबसे लास्ट मिस्टेक, जिसने मैं कहूँगी कि अ, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुका, क्योंकि वो 2.5 मार्क्स अगर वो डिफरेंस ही था, वो बहुत छोटा डिफरेंस है, इट्स अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 2 क्वेश्चंस। सो अगर लास्ट में मैंने ऐसा क्या किया, वहाँ जाने के बाद भी मैंने अटेम्प्ट किए, मेरे 40 इंग्लिश में, 47.5 रीजनिंग में, 30 मतलब अंडर 40 मैथ्स में, और जीएस में तो बहुत ही गंदे मार्क्स आए। अब मैं बताऊंगी कि मैंने गलती क्या की, फाइनल गलती जिसकी वजह से मेरे इतने कम मार्क्स से रुके हैं, क्योंकि अगर आप 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होता, दैट मीन्स कि आपने प्रिपरेशन ठीक ठाक की थी। वो लास्ट मेन फैक्टर जो होता है वो होता है लक फैक्टर, ठीक है। लक बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी किस्मत में उस ये अटेम्प्ट लिखा ही नहीं था शायद, इसलिए मेंस देना, इसलिए मेरा नहीं हुआ। अब उसका आधा मैं तो क्रेडिट लक को दूंगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्रेडिट मैं खुद को भी दूंगी गलती का। और वो ये है कि जब मैंने स्टार्टिंग में जीएस अटेम्प्ट किया ना, तो मैंने 7-8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो यूआर कैटेगरी से हूँ, तो आई हैव टू आउट परफॉर्म, ठीक है, बहुत अच्छा मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी मैं यूआर कैटेगरी की वजह होने की वजह से मुझे सिलेक्शन मिलेगा। तो मैंने क्या किया, जब मैं दोबारा, मैंने टाइम बाउंड तरीके से बहुत अच्छे से किया, 5 मिनट में जीएस किया, 8 से 10 मिनट में इंग्लिश किया, 12 मिनट में मैंने रीजनिंग खत्म कर दिया था, क्योंकि मैथ्स मेनिया सर की 12 मिनट में 25 क्वेश्चन वाली रीजनिंग की वो मैंने देखी थी, ट्रिक्स वगैरह बहुत सारी कैसे करते हैं कैसे नहीं, तो मैंने 12 मिनट में उसको कर दिया था। उसके बाद 20-25 मिनट में मैंने मैथ्स को कर दिया था। तो मेरे और मैथ्स में कुछ कुछ क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू के लिए भी छोड़े थे। तो फिर जब मैंने देखा कि मेरे पास तो कि 10 मिनट से ज़्यादा बचे हैं, तो वापस से मैं मैथ्स और रीजनिंग के मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस के पास गई, उन्हें देखा, और बाद में कुछ कुछ मेरे क्वेश्चंस बन भी गए लकीली। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मेरे तो अटेम्प्ट्स जो हैं वो 80 के अंडर है, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि अब 80 के अंडर है, तो ये चीज़ मेरे माइंड में थी, बैक ऑफ द माइंड, की जो है इस बार तो कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा, एटलीस्ट 140 145 तक ही रहेगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। बट उसके लिए भी मुझे ये था कि 145 लाने के लिए भी आई हैव टू अटेम्प्ट लाइक 85 क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं वापस से मैथ्स वगैरह का करके मैं वापस से जीएस में चली गई, और सबसे बड़ी गलती मैंने अपने पेपर के लास्ट 5 मिनट में की, वो ये की कि मैंने वापस से जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, 17-18 जीएस के क्वेश्चन, उनको दोबारा, जो मुझे 50-50 भी लग रहे थे ना, वो भी मैंने अटेम्प्ट करना चालू कर दिया। मैं उस टाइम तक इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी कि मैंने सोचा कि देखते हैं जो भी होगा, और मैंने उस चीज़ को अटेम्प्ट कर दिया, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, 7 की जगह मैंने टोटल 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो,
क्योंकि हुआ अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से। और वो मैं क्यों थी अंडर कॉन्फिडेंट, इज़ बिकॉज मैंने बहुत सारे मॉक्स अटेम्प्ट नहीं किए थे, सबसे बड़ी गलती हुई। तो मैंने वो लास्ट मिनट पे वो समझदारी नहीं दिखाई और मैंने ओवर अटेम्प्ट किया। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा के मुझे उतने ही अटेम्प्ट करने थे, तो शायद मैं आज मेंस के पेपर का रिव्यू दे रही होती। तो पहली बात तो प्रैक्टिस, दूसरी बात अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहना। पेपर के दिन देखो, ये हमारे बस में अभी तक स्लॉट का वो नहीं था, ठीक है, तब तक। तो अब स्लॉट का होगा तो बात अलग है। अदर तो अभी तो स्लॉट का हो गया है, पता नहीं सीजल में क्या सिचुएशन होगी, मुझे नहीं पता, बट हाँ अभी तो स्लॉट का हो गया है। बट तब स्लॉट का नहीं था। तो अगर मैं कह रही हूँ आपका फर्स्ट डे पेपर पड़ता तो वो आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, वो हो सकता है। बट आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखना है, आपको ऐसी पढ़ाई करके जानी है कि आप वहाँ पे जाके फंबल ना करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करो। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिट में क्वेश्चंस करना है विद एक्यूरेसी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और यस फिर अच्छे से पेपर देना है। सो यस, मैंने इस वीडियो में स्पेसिफिकली अपनी सारी गलतियां बताई जो मैंने की, ताकि अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा तो प्लीज़ आप ये गलतियां मत करना। और आई होप मेरी गलतियों से सीख के आप कुछ अच्छा मतलब करोगे, और मैं खुद भी अपनी गलतियों से सीख के इस अटैम्प्ट में वो चीज़ें नहीं करूँगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी इन फ्यूचर, आप जब सीजल दे के आओगे, अगर आपने ये वीडियो देखी होगी, आप सीजल का पेपर दे के आओगे और आपको ये चीज़ें काम आई होंगी आपके पेपर में, सो यहाँ आके प्लीज़ कमेंट तब भी कर देना। और अभी भी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना, कुछ भी आप अपनी जर्नी के बारे में कमेंट कर सकते हो। आई वुड लव टू हेयर अबाउट दैट। एंड येस, सो दैट वाज ऑल इट। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार। एंड येस, दिस वीडियो इज़ शॉट ऑन महाशिवरात्रि, सो हैप्पी महाशिवरात्रि एवरीवन। बाय।